आज व्यू 360 में यही बात हुई थी कि हम आपको पहले तरक्याती काम देंगे, लेकिन तरक्याती काम कोई नहीं मिले। कबायली इस्लाह के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के 2 साल मुकम्मल होने को हैं। अवाम उनसे किए गए वादों के पूरा होने के मुंतज़िर। कोरोना वायरस से न्यूयॉर्क में ठेलों पर खाना बेचने वालों का कारोबार सख्त मुतासिर। और हम आपको दिखाएंगे बैरून ममालिक बसने वाले बांग्लादेशी मुसलमान कोरोना लॉकडाउन के दौरान रमजान कैसे मना रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सनतें बंद होने से तकरीबन 50 लाख अफराद को बेरोजगारी का सामना है। महकमा लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक बेरोजगार अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। हुकूमत ऐसे अफराद तक माली इमदाद पहुंचाने की कोशिश तो कर रही है, मगर बेरोजगार अफराद का मुकम्मल डेटा न होने के बाइस खुद उन्हें और हुकूमत को परेशानी का सामना है। लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में लॉकडाउन नाफिज किया गया तो ऐसे में हुकूमत के लिए बेरोजगार अफराद तक माली इमदाद पहुंचाना एक चैलेंज था, क्योंकि इनसे मुतलिक डेटा की बहुत कमी थी। इससे नंबरदजुमा होने के लिए सूबे में 2 तरीकों एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड्स के जरिए माली इमदाद पहुंचाई गई। तकरीबन 12 लाख के करीब हमारे पास जो रजिस्टर्ड लेबर मौजूद है। मेन हमारा जो एजेंडा था वो सेक्टर जो इनफॉर्मल सेक्टर जो दिहाड़ीदार तबका जिनके बारे में आज तक कोई डाटा मरतब नहीं किया गया था, तो उसको हमने किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हमारी मीटिंग्स हुई जिसके ऊपर हमने चैम्बर्स को इन्वॉल्व किया, जिसके अंदर हमने ऐसी यूनियंस रक्षा यूनियंस, चिंगची यूनियंस, टांगा यूनियंस, तमाम तर जो यूनियंस थी लोकल लेवल पर उनको इन्वॉल्व किया। अब उनसे तमाम तर डाटा इकट्ठा करके वो डाटा साथ साथ हम एहसास प्रोग्राम में और PSP में हम ट्रांसफ़र करते रहे। एहसास प्रोग्राम से इमदाद लेने के लिए बेरोजगार अफराद 8171 पर अपना नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर पैगाम भेजते हैं, जिसकी तस्दीक 20 रोज में नादरा, BISP, वफाकी और सूबाई महकमे करते हैं, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन पर पैगाम मौसूल होता है कि मुतासरा शख्स इमदाद का अहल है या नहीं। तस्दीक होने के बावजूद बहुत से अफराद इमदाद से महरूम भी हैं। अगर 100 आदमी हो तो 25 को मिलते हैं, 50-60 आदमी को वापस कर देते हैं, जी तुम्हारा अंगूठा नहीं सही, तुम्हारी ये फलानी चीज़ नहीं सही। 4 चक्कर मेरा लगाया ज़ाया करके ना, सुबह में आ जाता हूँ, अभी 2 बज रहे तो थक जाता हूँ, पैसा अभी तक मिला नहीं है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद बहुत से ऐसे अफराद हैं जो ताहाल रजिस्टर भी नहीं हो सके और उन्हें बेरोजगारी का सामना है। यहाँ पे ना मजदूरी है ना कुछ है, किराएदार भी किराया मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है। इमरान खान कह रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे। हम जा भी नहीं सकते घर, यहाँ कमाई भी नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं, आपके सामने अड्डा लगाया हुआ है, 200 रुपये बच जाते हैं। कोरोना के बाइस बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगारी का सामना है और रोज बरोज उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मजदूर कहते हैं कि हुकूमत मुस्तकबिल का इसका ऐसा लाएअमल बनाए कि उनकी मुश्किलात को कम से कम किया जा सके। हुकाम का कहना है कि इसके लिए तरीकाकार तैयार किया जा रहा है। 7 से 8 मिलियन जो लेबर है ऐसी जो इनफॉर्मल सेक्टर की है, तो उनको रजिस्टर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 8171 जो एक नंबर एहसास प्रोग्राम का जिसके थ्रू खुद से जो रजिस्टर हो रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिकली एक डाटा जनरेट हो रहा है। अदालत शुमार के मुताबिक बेरोजगार अफराद में 2.5 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत जबकि 7 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत की मदद से तकसीम किए जा रहे हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। कोरोना की वबा से पाकिस्तान की तरह यहाँ अमेरिका में भी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। इस आलमी वबा से पहले न्यूयॉर्क की हर गली या उसके नुक्कड़ पर आपको खाने पीने के अलावा आलमी मेलों के टिकट्स स्ट्रीट वेंडर्स या ठेले वालों से आम मिल जाया करते थे। लेकिन इन दिनों जबकि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है और कम ही कोई बाहर गलियों में निकलता है, ये कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिससे ज़्यादा तारिकीन वतन मुंसलिक हैं। इन अफराद को घर चलाने में किन मुश्किलात का सामना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले जानते हैं कि उन्हें मजेदार, सस्ता और फौरी खाना शहर की सड़कों ही पर मिल सकता है। गलियों में बिकने वाला ये हलाल खाना अब न्यूयॉर्क की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और ये सिर्फ आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेगा। ममदू अल जमाल जैसे ठेलों पर खाना बेचने वालों के मुस्तकिल ग्राहक हैं, लेकिन इस वक्त गलियों और सड़कों पर आलमी वबा की वजह से लोग गायब हो गए हैं।
ہر کوئی جو یہاں آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کل نہیں آئے گا، گھر سے کام کریں گے یا گھر سے پڑھائی کریں گے۔ اس سے الجمال اور ان کی طرح کے ہزاروں ٹھیلے سے کاروبار کرنے والوں کے لیے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ جس کسی سے بھی میں پچھلے ہفتے ملا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس مہینے کا کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے کرایہ ادا کریں گے۔ محمد عطیہ گلیوں اور سڑکوں پر ٹھیلے لگانے والوں کے اربن جسٹس سینٹر کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد ان ٹھیلے والوں کو ان کے حقوق دلوانا ہے جو کہ زیادہ تر تارکین وطن ہیں۔ اور یہ کسی بھی اور کاروبار کی طرح سال کے آخر میں اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں۔ زیادہ تر ٹھیلے والوں کا کاروبار کسی عام چھوٹے کاروبار کے مقابلے میں بھی بہت چھوٹی سطح کا ہوتا ہے اور یہ حکومتی امداد کے لیے دی گئی شرائط پر پورا نہیں اترتے۔ یہ وفاقی یا شہری حکومت کے کسی ریلیف پروگرام یا مدد کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ٹھیلے پر کام کرنے والے کوئی تنخواہیں نہیں دے رہے ہوتے، ان کے کاروبار کسی کمپنی یا کارپوریشن کی طرح رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اور پھر روان لنڈا کی طرح کے لوگ ہیں جو اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر وہ حکومتی امداد کے لیے درخواست دے دیتے ہیں تو یہ آگے چل کر کہیں ان کی مستقل سکونت یا گرین کارڈ کے پروسیس میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس سال فروری میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے امیگریشن کے حوالے سے نئے قوانین بنائے تھے جس کے مطابق جو کوئی بھی حکومتی امداد لے گا اس کے شہریت یا امریکہ میں رہنے کے مواقع کم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی صورت حکومتی امداد نہیں لیں گے، مفت کھانا یا کوئی بھی ریلیف جو حکومت لوگوں کو دے رہی ہو۔ ہوان ایک مقامی چرچ کی طرف سے مفت کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے حکومتی سطح کا حل چاہیے، لیکن ہم نے اب تک گورنر یا میئر سے کسی ایسے پروگرام کے بارے میں نہیں سنا جو اس کمیونٹی کے مسائل کے حل کی بات کرے۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اسٹریٹ وینڈرز کے لیے اس بار وقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹیم کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس نے جہاں زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں وہیں مرنے والوں کی آخری رسومات میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اب لوگوں کی تجہیز و تکفین آن لائن کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خاندان میں کسی کی ہلاکت ہو تو لوگ جنازوں اور یادگار تقاریب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب سوگ اکثر زوم جیسی آن لائن ایپلیکیشنز کے ذریعے منایا جا رہا ہے۔ زوم پر یہ سب کچھ بہت پر اثر طریقے سے ہو رہا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، مرنے والے کو یاد کرتے ہیں اور جنازے یا اس کے بعد کی عبادات میں حصہ لیتے ہیں۔ ریبائی جوسی ہڈسن کی یہودی عبادت گاہ سے منسلک کمیونٹی کے ایک رکن کی والدہ پچھلے مہینے گزر گئیں۔ یہ ہلاکت کرونا کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ شخص اپنے بیٹے اور خاندان کے ساتھ آخری رسومات میں شرکت کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ کہ میرے ڈاکٹر، میری بہن، میرے کزن، یہاں تک کہ نیو یارک کے ریبائی نے بھی کہا کہ میں پاگل ہوں۔ لہٰذا میں نے سوچا یا تو میں بہت بہادر ہوں یا بہت بیوقوف۔ فیملی نے تدفین کی اس تقریب میں دور دراز سے شرکت کی۔ میری بھتیجے نے اپنا آئی فون پکڑا اور ہم لاس اینجلس سے فیس ٹائم کے ذریعے اس میں شریک ہو گئے۔ مسلم کمیونٹیز میں بھی مردے کو غسل دینے سے پرہیز کیا جا رہا ہے۔ منیاپولس کے امام کہتے ہیں مردہ جسم میں کووڈ-19 ہو سکتا ہے۔ Instead of washing, they are doing what's called tayammum or dry. پانی سے دھونے کے بجائے تیمم کیا جاتا ہے۔ مردے کو کپڑے میں لپیٹنے کے بعد جسم کو تیمم دیا جاتا ہے جو پانی کا متبادل ہے۔ Then wiping over that. کرونا وائرس سے بہت سی ہلاکتوں کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ مہینے ایسے افراد کے لیے خصوصی دعا کر چکے ہیں جو مردہ خانوں میں کام کرتے ہیں۔ اس وائرس نے اگرچہ عام مذہبی رسومات کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن دور سے بیٹھے سوگ منانے سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم نے ایسا کیا اور 100 سے زیادہ افراد آن لائن آئے تو بہت سکون ملا۔ دور ہونے کے باوجود اتنے لوگوں کو اکٹھا دیکھنا اچھا تھا۔ بچ جانے والوں کے لیے سوگ منانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کے پیارے کی موت کے بعد انہیں سب سے بہتر تحفہ مر جانے والے کے بارے میں کہانیوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اسکائپ، زوم اور فیس ٹائم پر پیغامات بھیجنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب اتنی ہلاکتیں اور فاصلے لوگوں کو درپیش ہیں، کہانیاں سنانے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ مائک او سلیون کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
View 360 के तमाम शोज के अलावा दीगर दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कबायली इस्लाह के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के 2 साल मुकम्मल होने को हैं, ताहम अब भी वहाँ कुछ लोग इंज़माम के वक्त किए गए तमाम वादों के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। मलक सलाहुद्दीन कोकीखील अपने कबीले के सरबराह है। वो आज जिला खैबर की तहसील जमरोद के बाजार में लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। मलक सलाहुद्दीन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने के 2 साल बाद भी उन्हें अपने इलाके में कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। उनकी नज़र में पुराना निज़ाम इस तब्दीली से बेहतर था। यही बात हुई थी कि हम आपको पहले तरक्याती काम देंगे, लेकिन तरक्याती काम कोई नहीं मिले। उसके अगेंस्ट हमें क्या मिले कि यार ये टैक्स है, ये बिजली का बिल है, ये दुकानों पर टैक्स है, ये टूल प्लाजे हैं और ये जो भी इनको फायदा है हुकूमत को, वो चीज़ हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। मई 2018 में कबायली अजला को फाटा इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया था। दहशतगर्दी से मुतासरा इन इलाकों में तरक्याती काम शुरू करने के हवाले से NFC अवार्ड में 3% इजाफी रकम देने का भी ऐलान किया गया था। इसके अलावा तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर साबिक कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला के बराबर लाने का फैसला किया गया था। लेकिन कबायली इलाकों का खसूसी दर्जा खत्म होने के साथ मुल्क के कई बड़े तालीमी इदारों ने यहाँ के तलबा के लिए खसूसी मराद भी खत्म कर दी। हमारे स्टूडेंट्स को हमने इंतजाम की हिमायत इसलिए कर लिया था कि हमारे स्टूडेंट्स को अपने हुकूक मिल जाए। पहले फाटा के जो स्टूडेंट्स थे उसको तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलता था। चूँकि इस इंतजाम की बदौलत और इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स से वो स्कॉलरशिप भी छीना गया। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर वाक़या तालीमी इदारों का नुक्ता नज़र है कि कबायली अजला के नौजवानों के लिए तालीमी सहूलतों की फराहमी अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कबायली ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी साजिद अली कोकीखील का कहना है कि अंग्रेज़ दौर से चली आ रही मराद ख़त्म होने से अब वो लोग भी इंज़माम से नाखुश नज़र आते हैं जिन्होंने इसके हक़ में जद्दोजहद की थी। कबायली मशरे थे उनको मराद दी जाती थी। यहाँ पर जो हत्ता कि जो सहाफ़ी थे उनको भी मराद मिलते थे, लेकिन अभी वो नहीं मिल रहे, तो वो बदजन हो चुके हैं। दूसरी जानिब समाजी कारकुनों का कहना है कि कबायली आवाम के लिए अपनी आवाज़ मुख्तदर हलकों तक पहुँचाना पहले की निस्बत आसान हो गया है। फ़ायदा अगर हम देखें तो उतना तो नहीं मिला जितनी कि हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हाँ ये हो चुका है कि हमें जो है अपने आइनी और कानूनी हकूक़ की जो जंग लड़ने के लिए जो है हमें वो एक राह मिली है जिससे हम, और दूसरे अलावा हमें सूबाई जो हमारी पार्लियामेंट जो है असम्बली है उसमें हमें नुमाइंदगी मिली है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि 60-70 साल से हमारे नुमाइंदे ही नहीं थे। कबायली अजला को सूबे में इंज़माम के बाद मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर आईनी हैसियत तो मिली है, लेकिन कबायलियों को शिकायत है कि उन्हें अब तक जरूरी वसाइल और हकूक का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसका उनसे वादा किया गया था। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, जमरोद। साबिका फाटा या वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में इंज़माम के बाद बदस्तूर मौजूद नाआसूदगी के बारे में सूबाई हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि 70 साल की महरूमियों को दूर करने के लिए महज 18 माह का वक्त कम है। आइए देखते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे उमर फारूक से अपने इंटरव्यू में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात ने मज़ीद क्या कहा। वो जो 70 साल के तमाम महरूमियाँ हैं, कोई अलादीन का चिराग हमारे पास, लेकिन हमारी जो काम अभी तक है वो बोलते हैं, हमारे काम सामने है। वो जो 70 साल की महरूमियाँ थे, वहाँ के लोगों के पास न अपील का हक था, न वकील का हक था, न दलील का हक था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अपील, वकील और दलील का हक है। आपको पता है कि वहाँ पे पुलिस नहीं थी। हमारे यहाँ जो वहाँ पे खसदार और लेविस थे तकरीबन कोई 29,000 लोग थे। उसके लिए वो कमेटी बनाई, जिसकी इस कमेटी को मैंने खुद चेयर किया और फिर उसको
हमने स्टेप बाय स्टेप मर्ज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो जो आखिरी वाले थे ना वो भी मर्ज हो चुके हैं, तो वो सब के सब हमने मर्ज कर दिया और कोई बेरोजगार इस वक्त वहाँ पे नहीं। फिर उसको पुलिस में कन्वर्ट करना, फिर वहाँ पे प्रॉपरली पुलिस स्टेशंस कायम करना तमाम डिस्ट्रिक्ट में, फिर वहाँ पे जुडिशरी को ले जाकर जुडिशरी अदालतें कायम करना। CNW डिपार्टमेंट में हमने ई बिडिंग और फिर ई बिलिंग ये हमने करवा दिया। फिर इस तरीके से वहाँ पे हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में और फिर दूसरे जो है लोकल गवर्नमेंट और में हम जा रहे करा रहे। ये वो ट्रांसपेरेंट तरीके हैं जो पहले कहीं पे भी नहीं होते। चाहे वो अब बिल्डिंग बनेगा वहाँ पे, चाहे वो रोड बनेगी, तो वो जब ई बिडिंग होगी, ई बिलिंग होगी, उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें वो टेंडर जीतेगा और फिर जब वो कंप्लीट करेगा फिर उसका भी तरीकाकार, जब ई बिलिंग होगा तो वो सारी चीज़ें सही होंगे। ये पहली दफ़ा हमने कर ली। उनका एक पॉजिटिव पहलू भी था और है कि वो मसले जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सालों साल लगते थे, वो ये जरगे के थ्रू बड़े जल्दी वो मसले जो है ना करते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जहाँ पे हम 21वीं सदी में वही अगेन अपील वकील दलील की बात करते हैं, तो फिर ये चीज़ें उस वक़्त के और हालात के मुताबिक तो ठीक थे, लेकिन वक़्त तब्दील हो गया। आज हम 21वीं सदी में। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान इस साल रमज़ान कोरोना शटडाउन के दौरान मना रहे हैं। हमारे शो की अगली रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में संजना फेरोज हमारी मुलाकात करा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम बांग्लादेशी अफराद से और जानने की कोशिश कर रही हैं कि कोरोना ने उनके रमज़ान को किस तरह मुतासिर किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नफ्स पर काबू रखने के महीने रमजान में उमूमन रोजादार इफ्तारी और तरावी के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, लेकिन इस साल ये रिवायत तब्दील हो गई है। तोहन मोहम्मद गुज़श्ता 22 सालों से इटली के शहर मिलान में क़याम पज़ीर हैं। लॉकडाउन की वजह से वो इफ्तार और तरावी घर पर ही अपने अहले खाना के साथ अदा कर रहे हैं। हर साल रमजान में हमारी इफ्तारियां घर से बाहर हुआ करती थी। उन इफ्तार पार्टीज की वजह से घर वालों के साथ वक्त जरा कम गुजरता था। मुझे खुशी है इस साल मैं खानदान को ज्यादा वक्त दे रहा हूँ, बच्चे भी खुश हैं। रुम्पा भी इटली की रिहायशी हैं। लॉकडाउन में वो अपने शौहर और 6 महीने के बेटे के साथ रोजे रख रही हैं। वो कहती हैं कि रमजान में उन्हें जो खुशी महसूस हुआ करती थी इस बार वैसी नहीं। फिर भी वो रोजाना अपनी फैमिली के लिए इफ्तार में बंगाली खाने तैयार करती हैं। मैं इफ्तार की अमूमी अशिया जैसे पकौड़े, चने और आलू के चिप्स बनाती हूँ। फरहाना कमाल ने अपना बचपन जनूबी अफ्रीका में गुजारा। उनकी अपने बैंकर शौहर फरहाद से मुलाकात वहीं हुई। फरहाना कहती हैं कि मुल्क से बाहर परवरिश पाने के बावजूद वो रमजान में घर पर बंगाली खाने बनाने की कोशिश करती हैं। मैं सब कुछ खुद बनाती हूँ, मुझे अज्जा और तरकीबें सब मालूम है, लेकिन मुझे रोजाना रिवायती बंगाली खाने पसंद नहीं। पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर मेरे पसंदीदा हैं। ये भी इफ्तार के लिए बनाती हूँ। बंगाली फैमिलीज इफ्तार पर रिवायती खाने बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी मुख्तलिफ हूँ। नूर आलम 3 बंगाली हमवतनों के साथ जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में रहते हैं। पहले उनके इफ्तार मोहल्लेदारों और दोस्तों के साथ गुजरा करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वो अपने साथ रहने वालों के साथ घर पर ही इफ्तारी बनाते हैं। मेरे घर के बहुत करीब 8 बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं, जिसकी वजह से मुझे बांग्लादेशी माहौल में होने का एहसास और बंगाली खानों तक बिला रुकावट रसाई रही। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से हम इनसे महरूम हो गए हैं। मस्जिद में इबादत ना करने पर इन सब का कहना है कि मजहबी होने के बावजूद इस वबा के दौरान वो दूसरों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए घरों को ही मस्जिद बना लिया है। अब हमें कुर्बानी देनी चाहिए। मस्जिद जाना मसला हो सकता है क्योंकि मुझ में या किसी और में वायरस हो, किसे मालूम। हर एक के तहफ्फुज के लिए घर पर इबादत करनी चाहिए। जिंदगी की तेज रफ्तारी में लोगों के पास अपनों के लिए वक्त कम ही मिल पाता है। क्या अब इसमें कुछ बदलाव आया है? हम चारों मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक रखते हैं। पहले हम एक दूसरे को और हमारी फैमिलीज को इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब हमें ये मौका मिला है। अब जबकि मैं घर पे हूँ तो मुझे समझ आई कि मेरी बीवी कितना काम करती है। हम रात देर तक जागते हैं ताकि नमाज़े फजर के बाद सो सके। मैं उन्हें एक के बाद दूसरा काम करते देखता हूँ। मुझे बुरा लगा, इसलिए अब घर के कामों में उनकी मदद करता हूँ। कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस लॉकडाउन का एक मस्बत पहलू ये है कि फैमिलीज एक छत के नीचे अब ज्यादा वक्त गुजार रही हैं। संजना फिरोज के लिए नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस की संजना फेरोज बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं। थैंक यू संजना फॉर बीइंग विद अस। Well, thank you, Faiza, for having me. कोरोना की आलमी वबा की वजह से ये रमज़ान अमेरिका में बंगला कम्युनिटी के लिए किस तरह से मुख्तलिफ है? As you know that during Ramadan, the Bangladeshi community रमजान के दौरान अमेरिका में मौजूद ज्यादातर बंगला कम्युनिटी या तो मसाजिद में होती है, जहां वो दूसरी मुस्लिम कौमियतों के लोगों के साथ मिलकर रोजा अफ्तार करते हैं, या फिर वो किसी न किसी रिश्तेदार के घर इकट्ठे होते हैं, और ऐसा उनके रोज या हर दूसरे रोज का मामूल होता है। अमेरिका में जिंदगी इस कदर मसरूफ होती है कि ये लोग वैसे एक दूसरे से मिलने का ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते, और वो मुंतजिर रहते हैं रमजान के महीने के, ताकि इससे भरपूर फायदा उठाएं और एक दूसरे से मिलें जुलें। हम इस साल कोरोना की वजह से वो इस मौके से फायदा नहीं उठा पा रहे, जो कि एक अफसोसनाक बात है। जाती तौर पर मैं हर साल मस्जिद जरूर जाती हूँ, क्योंकि वे एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को उसकी नस्ल और मजहब से कतई नजर खुशामदीद कहा जाता है, और जहाँ रमजान के दौरान बहुत रौनक होती है, लेकिन इस साल वो भी नहीं। And that's kind of like really a very satisfying, a very welcoming atmosphere. Talking about Bangladeshis back home, बांग्लादेश में रहने वाले इससे किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, और कोरोना से बचाव के खुसूसी इक़दामात पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है? And all other special measures. Well, as for back home, what's happening is usually this time of the year. अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो साल का ये वक्त बहुत रंगों और रोशनियों से भरपूर होता है, जब लोग इंतहाई खुश होते हैं। ये रौनक शब बारात के बाद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं। लगता है कोरोना ने जैसे इन सब खुशियों पर डाका डाल लिया हो। फिर भी बांग्लादेशी चूंकि खुद को जहनी तौर पर बहुत मजबूत समझते हैं, उनमें से बहुत से ये सोचकर कि इस वबा से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, एहतियात की हिदायत को नजरअंदाज करके रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हैं और ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो इससे बहुत खौफजदा हैं, तो हमें हर तरह के लोग इसमें मिल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुसलमान कम्युनिटी के लिए इस मर्तबा रमजान के दौरान और भी तब्दीलियां आई हैं। जैसे रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में बसने वाले मुसलमान गुज़िश्ता चंद सालों से इस महीने में रमजान सहूर फेस्टिवल मुनक़िद करते थे, शरीक होते थे, मगर समाजी मेल मिलाप पर पाबंदियों के बाइस चूंकि इस साल ये इज्तिमा मुमकिन नहीं, तो मकामी कम्युनिटी ने मायूसी के हालात में लोगों के हौसले बुलंद करने के लिए क्या मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत मिशिगन के शहर डियोबॉन के इलाकों में कुछ घरों को रोशनियों से सजाया गया है। इन घरों के मुसलमान बासी इस बरस एक रमजान फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले का कलीलुल मुद्दती मकसद इस मुश्किल वक्त में लोगों को हौसला देना है, मगर तवीलुल मुद्दत में रमजान को असल रूह के साथ मनाया जाए। रहायशी अपने या अपने पड़ोसी के सजाए हुए घरों को मुकाबले के लिए नामजद कर सकते हैं। मुंतज़मीन की एक कमेटी पहले तस्वीर देखकर घरों का दौरा करेगी और फिर सबसे खूबसूरत तरीके से सजाए गए घरों को अवार्ड देगी। जैसा कि क्रिसमस के मौके पर होता है कि हर घर तो रोशन नहीं होता, मगर कुछ इलाके होते हैं जहां बहुत से घर सजाए जाते हैं, जिन्हें देखकर आपको खुशी का एहसास होता है। यहाँ डियरबॉर्न में रमजान के महीने में घर रोशन करना एक रिवायत सी है। इस मरतबा ये महीना अगरचे जरा खामोश है, मगर हम इस खुशी को मनाना चाहते हैं। ये मुकाबला जो भी जीते, मगर रमजान मुबारक के साइंस और दूसरी रोशनियां ईद तक इलाके के लोगों के दिलों को लुभाती रहेंगी। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और ये था आज का V360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए।